जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरिश्चंद्र लखेड़ा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नेपाली भाषा की पहली पत्रिका भारत के बनारस यानी काशी से प्रकाशित हुई थी, जिसे लेकर कहा जाता है कि नेपाल के तत्कालीन शासक राणाओं ने उस पत्रिका को बंद करवा दिया था। आज नेपाल की नेपाली भाषा की पत्रकारिता पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जो चैनल पर नए आए हैं या जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। नेपाली लेखक शिखर मोहन अपने लेख इस प्रकार नेपाल के पहले समाचार पत्र का जन्म हुआ में लिखते हैं कि नेपाल में 1903 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जंग बहादुर राणा ने सत्ता बनाए रखने के लिए भारत का उपनिवेश करने वाले अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंधों का विस्तार किया। प्रधानमंत्री बनने के लगभग 3 वर्ष बाद जनवरी 1906 में वे शाही राजदूत के रूप में यूरोप के दौरे पर गए। जून 1907 में राणा का दल पटना, कलकत्ता, मद्रास, श्रीलंका, स्वेज नहर, मिस्र, काहिरा के समुद्री मार्ग से लगभग 5 महीने बाद इंग्लैंड के साउथम्पटन पहुंचा। यात्रा के दौरान उन्होंने ब्रिटिश शासन प्रणाली, सैन्य संरचना, जेल प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों सहित आधुनिक विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन किया और 2 साल बाद वे नेपाल वापस पहुंचे। 1908 में जब नेपाल वे लौटे तो वे नेपाल में यूरोपीय ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी लेकर आए थे। इस प्रक्रिया के दौरान जंग बहादुर अपने साथ गिद्धे प्रेस नामक मुद्रणालय यानी प्रिंटिंग प्रेस भी लाए थे। नेपाल में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत गिद्धे प्रेस से हुई थी, जिसे जंग बहादुर नेपाल में लाए थे। लगभग 50 वर्षों तक इस प्रेस से केवल डाक लिफाफे, टिकटें और सरकारी दस्तावेज ही छापे जाते रहे। गिद्धे प्रेस के प्रवेश के लगभग 11 वर्ष बाद मनोरंजन मुद्रणालय की स्थापना हुई, यानी प्रेस की। फिर जंगी लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस चालू हुई और हांडे प्रेस और बुद्ध प्रेस के माध्यम से नेपाल में कई प्रिंटिंग हाउसों की स्थापना के इतिहास का अध्ययन ग्रीष्म बहादुर टेककोटा के नेपाल के मुद्रण और समाचार पत्रों के इतिहास में मिलता है। जब जंग बहादुर ने ब्रिटेन और फ्रांस सहित यूरोप का दौरा किया तो उन्हें वहाँ की शैक्षिक और समाचार पत्र की स्थिति के बारे में पता चला, क्योंकि यूरोप में 605 और 10 से नियमित समाचार पत्र प्रकाशित होने का इतिहास है। मार्च 1702 में डेली कुरेंट नाम का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र लंदन में प्रकाशित हुआ था। हालांकि जंग बहादुर ने नेपाल में पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत की, लेकिन यह आम लोगों के लिए खुली नहीं थी। पढ़ाई में रुचि रखने वाले आम लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बनारस भेजते थे, जिसे वाराणसी या काशी भी कहा जाता है। नेपालियों के लिए बनारस उच्च शिक्षा अध्ययन का मुख्य केंद्र था। काशी में ही नेपाली भाषा का पहला समाचार पत्र जन्मा था। इसके जनक थे पंडित मोतीराम भट्ट। भट्ट का जन्म 8 सितंबर 1866 यानी 25 भाद्रपद 1923 विक्रमी संवत को भीसिको टोले, काठमांडू, नेपाल में हुआ था। उनके पिता पंडित दयाराम भट्ट और माता रिपुमर्दिनी देवी भट्ट थी। काठमांडू के भोसी गांव में जन्मे मोतीराम भट्ट भी पढ़ाई के लिए बनारस पहुंचे। वहां विभिन्न साहित्यिक रचनाएं और मोती मंडली का उन्होंने गठन किया और नेपाली भाषा साहित्य को बेहतर बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने नेपाली भाषा में लिखने वाले लेखकों पर भी शोध किया। उस दौरान उन्होंने आदि कवि भानुभक्त आचार्य की जीवनी, उनके द्वारा लिखित रामायण के विभिन्न खंड भी प्रकाशित किए। लेखक तुकराज मिश्र के अनुसार मोतीराम बनारस में अंग्रेजी पढ़ते हुए भारत जीवन प्रेस के मैनेजर भी बन गए थे। इससे उनके लिए नेपाली भाषा में साहित्यिक सामग्री प्रकाशित करना भी आसान हो गया था। उसी दौरान उन्होंने गोरखा भारत जीवन नामक एक नेपाली पत्रिका प्रकाशित की और उस पत्रिका के संपादक बन गए।
इस प्रकार नेपाल से दूर विदेश यानी बनारस भारत में होते हुए भी पहली बार नेपाली भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र गोरखा भारत जीवन था, जो कि इतिहास में दर्ज हो गया। शिखर मोहन लिखते हैं कि उन्हें ग्रीष्म बहादुर टोपकोपा ने बताया कि मासिक रूप से प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका का प्रकाशन मोतीराम भट्ट ने बनारस से किया था। विदेश से सबसे पहले नेपाली भाषा में गोरखा भारत जीवन नामक मासिक पत्रिका बाबूराम कृष्ण वर्मा के संपादन में पंडित मोतीराम भट्ट ने प्रकाशित की थी। इस अखबार का रिकॉर्ड नहीं मिलता है, लेकिन यह बात बनारस के भारत जीवन प्रेस द्वारा 1895 में प्रकाशित गोरखा गम मंजरी नामक एक कवर बुक के विज्ञापन से पता चली थी। मोतीराम भट्ट द्वारा संपादित गोरखा भारत जीवन का पहला अंक 1886 में वाराणसी में प्रकाशित हुआ था। जब पंडित मोतीराम भट्ट ने गोरखा भारत जीवन का प्रकाशन किया तब नेपाल में वीर शमशेर प्रधानमंत्री थे। ऐसा माना जाता है कि बनारस से नेपाली पत्रकार का प्रकाशन वीर शमशेर राणा को पसंद नहीं आया था। उन्हें डर था कि पत्रिका प्रकाशित करने पर नेपाल के शासकों की निरंकुश प्रवृत्ति देश दुनिया के सामने उजागर हो जाएगी। बनारस में पंडित मोतीराम भट्ट ने नेपाली भाषा की पत्रिका गोरखा भारत जीवन प्रकाशित करने पर उसकी नेपाल में काफी चर्चा हुई थी। तुकाराम मिश्र ने यह भी बताया था कि नेपाल में प्रशासन की डोर संभाल रहे तत्कालीन प्रधानमंत्री वीर शमशेर यह इतिहास नहीं बनाना चाहते थे और यही भी आरोप लगता है कि उन्होंने भारत सरकार से कहकर उस पत्रिका को बंद करवा दिया था। यह शिखर मोहन नहीं लिखते हैं, यह मुझे दूसरे सूत्रों से यह जानकारी मिली है। बनारस में पहली नेपाली भाषा पत्रिका के प्रकाशन के लगभग 13 साल बाद यानी 1893 और संवत 1955 में सुधा सागर साहित्यिक पत्रिका प्रकाशित हुई। हालांकि यह समाचार के लायक नहीं थी, फिर भी यह नेपाल में छपने वाले पहली नेपाली भाषा के समाचार पत्र के रूप में इतिहास में दर्ज है। ग्रीष्म बहादुर देवकोटा ने मुद्रण के इतिहास में लिखा है कि नेपाल में छपने वाले समाचार पत्रों में नेपाली पत्रिका का पहला अंक वर्ष 1955 यानी ये संवत की बात कर रहे हैं, श्रवण माह में पैदा हुआ। इसका नाम सुधा सागर था और यह हर महीने प्रकाशित होती थी। इस तरह नेपाल के जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता का इतिहास सुधा सागर साहित्यिक पत्रिका से शुरू हुआ, जो नेपाल में पहली बार प्रकाशित हुई। सुधा सागर मासिक पत्रिका के प्रकाशन के लगभग 2 वर्ष 10 महीने बाद समाचार पत्रिका गोरखा पत्र की शुरुआत हुई। यह नेपाल में छपने वाली पहली समाचार पत्रिका बन गई थी। संयोगवश पंडित मोतीराम भट्ट और वीर शमशेर राणा की मृत्यु के बाद ही वीर शमशेर के उत्तराधिकारी देव शमशेर के शासनकाल में नेपाल में पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। बनारस में मोतीराम भट्ट के प्रकाशित गोरखा भारत जीवन नाम से भारत जीवन हटाकर गोरखा पत्र प्रकाशित किया गया था। यह कह सकते हैं कि वीर शमशेर की मृत्यु के ठीक 2 महीने बाद देव शमशेर ने गोरखा पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री देव शमशेर ने नरदेव मति कृष्ण शर्मा द्वारा स्थापित श्री पशुपत प्रेस में गोरखा पत्र की छपाई की व्यवस्था की। साथ ही इसे प्रकाशित करने के लिए नारायण प्रेस की भी व्यवस्था की। अखबार साप्ताहिक प्रकाशित होने वाला था। इसी व्यवस्था और सहयोग के आधार पर नरदेव मति कृष्ण शर्मा द्वारा श्री पशुपत प्रेस से मुद्रित नेपाली भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र गोरखा पत्र सोमवार ज्येष्ठवदी 3 1958 विक्रमी संवत को नेपाली जनता के सामने आया था। यानी सन 1901 में यह नेपाली साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ था। पशुपत प्रेस जहां पहली बार गोरखा पत्र छपा था, उसकी स्थापना मोतीराम भट्ट ने अपने चाचा नरदेव पांडे और कृष्णदेव पांडे की मदद से स्थापित कंपनी के तहत की थी। यह संवत विक्रमी संवत की मैं बात कर रहा हूँ 1945 में किया गया था और विक्रमी संवत 1950 में यह निजी क्षेत्र से खुलने वाला पहला प्रिंटिंग प्रेस था। इस तरह 24 वैशाख 1958 में नेपाल में पहली बार समाचार पत्रिका का प्रकाशन हुआ। देव शमशेर के अपदस्थ होने के बाद यह पत्रिका कुछ समय के लिए बंद हो गई, लेकिन चंद्र शमशेर ने इसके महत्व को समझा और इसे पुनः प्रकाशित किया।
गोरखापत्र के प्रकाशन की तिथि बैसाख 24 1958 विक्रमी संवत को इसीलिए नेपाल में पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि नेपाली भाषा की पहली पत्रिका पंडित मोतीराम भट्ट की संपादित गोरखा भारत जीवन थी, जिसका पहला अंक सन 1886 में वाराणसी में प्रकाशित हुआ था। या मैं सन की बात कर रहा हूँ। हालांकि नेपाल में 1898 नेपाल में पहली मासिक पत्रिका सुधा सागर प्रकाशित हुई थी और 1901 नेपाल का पहला सरकारी समाचार पत्र गोरखा पत्र शुरू किया गया था। 1950 लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के बाद गैर शासकीय राजनीतिक सत्ता द्वारा प्रकाशित पहला दैनिक समाचार पत्र आवाज शुरू हुआ था। वैसे नेपाल की सलाहकार सभा के सदस्य काशी प्रसाद श्रीवास्तव की एक पुस्तक थी नेपाल की कहानी। यह पुस्तक दिल्ली से 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें काशी प्रसाद श्रीवास्तव लिखते हैं कि सन 1916-17 में सुब्बा देवी प्रसाद सायकोटा के संपादित्व में गोरखाली नामक एक साप्ताहिक पत्र बनारस से प्रकाशित हुआ, किंतु 5 वर्ष के बाद राणा सरकार ने भारत सरकार से कहकर इसे बंद करवा दिया। इसके बाद सन 1927-28 में ठाकुर चंद के संपादन में देहरादून से गोरखा संसार और तरुण गोरखा राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुए। राणा सरकार ने इन पत्रों पर भी प्रतिबंध लगवा दिया था और कोई नेपाली उन्हें नेपाल की सीमा में भी नहीं ले जा सकता था। सन 1944-45 ईस्वी में डंबर सिंह गुरुंग ने दार्जिलिंग से गोरखा नामक पत्र को जन्म दिया। पत्रों की खपत जब बहुत बढ़ने लगी, यानी उसकी मांग बढ़ने लगी, तब भारत स्थित नेपाली राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने सन 1947 ईस्वी में लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के संपादन में युगवाणी नामक एक नई राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। ये सभी नेपाली भाषा में थी। इस पत्र का उद्देश्य राणा सरकार का विरोध तथा नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रचार करना था। इसके कुछ दिनों बाद नेपाल पुकार नामक एक साप्ताहिक पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होने लगा था। नेपाल पुकार हिंदी और नेपाली दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। इसी समय नव नेपाल तथा नेपाल टुडे नामक 2 साप्ताहिक पत्र हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगे। 15 जनवरी 1951 में नई दिल्ली से फ्री नेपाल नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र स्वतंत्र रूप से भारतीय नेता प्रोफेसर शिवनलाल सक्सेना के संपादन में प्रकाशित हुआ। नेपाल संबंधी यह पहला ही पत्र था जो विश्व के प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र को भेजा जाता था। अंतरिम सरकार की स्थापना हो जाने पर नेपाल में काठमांडू से नेपाली भाषा में आवाज नामक एक दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद वह समाचार पत्र बंद हो गया था। 1950 के दशक की बात करते हुए इसके बाद कोई भी दैनिक अथवा साप्ताहिक समाचार पत्र नियमित रूप से काठमांडू से नहीं प्रकाशित हो सका और इसके लिए जो प्रयास किए भी गए वे असफल रहे। हालांकि हिंदी के कुछ साप्ताहिक नेपाल के लिए भारत से प्रकाशित होते रहे, किंतु उनकी भी हालत बहुत खराब रही। या 1950 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद तो नेपाल में फिर पत्रकारिता आगे बढ़ती चली गई और आज नेपाली, अंग्रेजी समेत विभिन्न भाषाओं के दैनिक, साप्ताहिक, मासिक समेत कई तरह के पत्रकारिताएं वहाँ फल फूल रही हैं। तो यह थी नेपाल की पत्रकारिता के प्रारंभ की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें। वीडियो पसंद आते हैं यदि आपको मेरे तो उनको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। आता हूँ जल्दी ही नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।